नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वाच्य। देखिए, वाच्य जो है ये हमने पहले भी पढ़े हैं, यानी कि क्लास 8 में भी पढ़े होंगे और वाच्य क्लास 10th का भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वाच्य अब आप के जो एग्जाम्स हैं वो नजदीक हैं और वाच्य जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हिंदी व्याकरण में आता ही आता है। तो वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वाच्य परिवर्तन किया जाता है, ये हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। तो देखिए, वाच्य वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय यानी कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें बोलने का विषय क्या है, उस बात को किसके आधार पर बोला जा रहा है, बोलने का विषय क्या है। ठीक है, तो ये वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। तो जैसे कि अभी मैंने कहा वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि वाच्य में किसकी प्रधानता है, वाच्य में मुख्य क्या है, किस आधार पर वाच्य को बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ वाक्य जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि हम बोलने के विषय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर राकेश राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है। राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है। ठीक है, सीमा से गाया नहीं जाता। देखिए 3 वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है, सीमा से गाया नहीं जाता। अभी मैंने आप लोग को बताया कि हम यहाँ पर वाच्य पढ़ रहे हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वाक्य और वाच्य में वाक्य अलग होते हैं और वाच्य अलग होते हैं। वाक्य क्या होता है कि जब हम शब्दों को व्यवस्थित और सार्थक क्रम में लगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि एक व्यवस्थित और सार्थक क्रम में लगाए गए शब्द वाक्य कहलाते हैं। यानी जैसे आप ये देख सकते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है और क्रम भी सार्थक है। लेकिन वाच्य अलग होता है, वाच्य में होता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। ठीक है, अब आप देखिए जब जो वाक्यों के भेद आपने पढ़े होंगे, वाक्यों के भेद आपने दो तरह से वाक्यों के भेद पढ़े। एक आपने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़े और दूसरा आपने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़े। तो देखिए आपकी जो आपकी क्लास 9th में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वाक्य भेद अर्थ के आधार पर और शब्द भेद भी अर्थ के आधार पर। ये दोनों ही आपकी क्लास 9th के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वाक्य और वाच्य में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो वाक्य जो आपके अर्थ के आधार पर होते हैं वो तो 8 प्रकार के होते हैं और जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जैसे निषेधार्थक या आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, संभावना, हर तरह का आपको वाक्य वहां पर मिलेगा जो 8 प्रकार है उनमें। तो वो चीजें अलग है और वाच्य अलग है। वाच्य क्या होता है, होता है कि वाक्य में बोलने का विषय क्या है। वाक्य तो है ही, लेकिन अब उस वाक्य में बोलने का विषय क्या है, किसके आधार पर
बात की जा रही है उस वाक्य में प्रधानता किसकी है। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, अब आप यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ये एक तरह से पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी क्लास में ध्यान नहीं देते हैं और आप लोग एक तरह से बिल्कुल भी घर पर रिवाइज नहीं करते हैं, नोट डाउन नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार आप लोग को एक तरह से जब बताना होता है, बताना पड़ता है। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाच्य वाच्य बताना है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो वाक्य है उन वाक्यों के आधार पर हम बताएंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो हमने कहा वाच्य होता है बोलने का विषय। अब आप इसमें देखेंगे कि बोलने का विषय क्या है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब वाच्य को हम एक तरीके से और पहचानते हैं कि जिसमें क्रिया जो होती है वो यानी कि जिसकी प्रधानता है उसके आधार पर वो होती है। तो यहाँ पर क्रिया मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्रिया जो आप देख रहे हैं पढ़ता है, वो मोहन के आधार पर लिखी गई है। ये कैसे कहेंगे आपकी क्रिया मोहन के आधार पर लिखी गई है? आप यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग क्रियाएं देख रहे हैं तीनों वाक्यों में। पढ़ता है, खेला जाता है और नहीं जाता। 3 तरह की अलग अलग क्रियाएं देख रहे हैं, जैसे पढ़ता है, खेला जाता है और गाया नहीं जाता। 3 तरह की क्रिया है। अब ये 3 तरह की क्रियाएं देख सकते हैं आप, अलग अलग रूपों में लिखी गई है। ठीक है, अलग अलग रूपों में लिखी गई। यहाँ पे हमने लिखा पढ़ता है, ठीक है, खेला जाता है, यहाँ पे हमने लिखा गाया नहीं जाता। तो क्रियाएं हमने 3 वाक्य लिखे हैं और तीनों में बिल्कुल अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन रीजन क्या है? इसका रीजन ही यही है कि ये जो क्रिया है वो इन वाक्यों में जिसकी प्रधानता है उसके आधार पर ये क्रियाएं बताई गई है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो जो पढ़ता है क्रिया यहाँ पर है, ये मोहन के आधार पर लिखी गई है। ये किसके आधार पर लिखी गई है? मोहन के आधार पर। कैसे? अब देखिए आप, मोहन, मोहन कैसा शब्द है? क्लास 9th में है आप। मोहन कौन सा शब्द है? तो मोहन आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, और एक वचन भी है। ठीक है, हमने एक वचन, बहुवचन ये व्यवहारिक व्याकरण में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सारे शब्दों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमने कहा मोहन जो है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है और साथ ही एक वचन है। तो अब आप क्रिया को देखेंगे तो क्रिया जो है पढ़ता है भी एक वचन है और पुल्लिंग है, पढ़ता है। अगर मोहन की जगह गीता होता तो गीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। तो ती है यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ते है यानी कि बहुवचन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, उसी तरह आप यहाँ पर देखिए राकेश, राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है, राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है। अब यहाँ पर राकेश की प्रधानता ना दिखाकर गेंद की प्रधानता दिखाई कि गेंद से खेला जाता है। अगर आप यहाँ पर राकेश की जगह मीरा लिख दो, ठीक है, या सीता लिख दो, या आप मोहन लिख दो, तो ये आपका सेंटेंस आगे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा राकेश द्वारा गेंद से खेला जाता है। अब यहाँ पर आप लिख दो मीरा द्वारा गेंद से खेला जाता है, ठीक है, या राधा द्वारा गेंद से खेला जाता है, तो आपकी क्रिया बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। क्रिया चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्रिया कर्ता के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर लिखी गई है। समझे आप? यहाँ पर क्रिया कर्ता के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर लिखी गई है।
इसी तरह से नीचे यहां पर आपने देखा जो तीसरा वाक्य हमारा है, ठीक है, तीसरे वाक्य में अब सीमा से गाया नहीं जाता, सीमा से गाया नहीं जाता। तो अब देखिए यहां पर सीमा से गाया नहीं जाता, तो सीमा और गाना, गाना यानी कि आप देख सकते क्या गाया नहीं जाता, गीत या कोई भजन या कुछ भी, तो यानी कि यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं, ठीक है। पहली बात, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कर्म तो है ही नहीं, सीमा से गाया नहीं जाता, और आप क्रिया देख रहे हैं ना, तो वो सीमा के आधार पर है और कर्म तो है ही नहीं, तो क्रिया कर्म के आधार पर कैसे होगी। तो ये जो तीसरा वाक्य यहाँ पर लिखा, ये किसी अन्य पद या किसी अन्य भाव के अनुसार यहाँ पर ये क्रिया लिखी गई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीन अलग अलग वाक्य देखे और तीनों अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरह की क्रियाएं। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे वाच्य की, परिभाषा लिखेंगे किसकी, वाच्य की। नोट करेंगे सभी, आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। किस क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, यह पता चले कि, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में, वह वाक्य में कर्ता, अब कर्ता तो बार बार मैं बताऊंगी नहीं, कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, कर्ता कर्म या भाव, ठीक है, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो ये हमने परिभाषा लिख ली। अब हमने यहाँ पर वही लिखा परिभाषा में जो हमने देखा, हमने परिभाषा में वही बातें, वही चीजें लिखी जो हमने देखा। हमने क्या देखा कि पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के आधार पर थी, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के आधार पर थी, तीसरे वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के आधार पर थी ना ही कर्म के आधार पर थी। तो इसीलिए हमने इसको कहा कि ये है आपका भाव, यानी कि किसी अन्य भाव की ओर संकेत किया। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सी परिभाषा वाच्य की। लेकिन अब परिभाषा तो लिख दिया, अब हम भेद बताएंगे कि भेद कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया वाच्य के भेद, अभी अभी मैंने यहाँ पर बताया कि हम तीन तरह से वाच्य के भेद, वाच्य के भेद, तो हम यहाँ पर तीन अलग अलग तरह से क्रिया को जान रहे हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर क्रिया हो रही है। तो वाक्य में अब देखिए हमने यहाँ पर बताया कि जिसकी प्रधानता होगी क्रिया उसके आधार पर होगी। तो एक बार एक सेंटेंस लिखिए यहाँ पर, वाक्य में, कंफ्यूज मत होइएगा वाक्य और वाच्य में, ठीक है। वाक्य में कर्ता कर्म अथवा
वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता के आधार पर, वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हमने यहाँ पर बताई, तो उन्हीं की प्रधानता के कारण हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता। कर्ता काम करने वाला व्यक्ति, कर्म जो काम किया जा रहा है, भाव यानी कि जहां पर कर्ता और कर्म नहीं ना प्रधान होकर कोई तीसरी चीज, जैसे हमने कहा सीमा से गाया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो सीमा की प्रधानता है, ना उसके गीत की प्रधानता है, इसमें प्रधानता है कि उससे गाया नहीं जाता। ये एक भाव है। ठीक है, लिखा नहीं जाता, गाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये क्या है? भाव है। ना तो सीमा इस वाक्य में मुख्य है, ना तो उसका गीत इस वाक्य में मुख्य है। इसमें है कि उससे गाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये एक तरह का भाव है। तो वाच्य के भेदों के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। ये आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं? नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चे आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो कौन कौन से भेद होते हैं वाच्य के? नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य। दूसरा है कर्म वाच्य। तीसरा है भाव वाच्य। ठीक है, पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। 3 तरह के वाच्य होते हैं हमारे हिंदी में। ठीक है, हिंदी का जो व्याकरण है उसमें क्रिया की एक तरह से क्रिया के आधार पर, क्रिया के रूप के आधार पर कि कितने रूप होते हैं क्रिया के रूपों के आधार पर वाच्य को 3 भेदों में बांटा है। यानी कि बोलने के विषय को 3 भेदों में बांटा है कि 3 प्रकार की क्रिया के रूप होते हैं, तो उसी 3 प्रकार के बोलने के विषय भी होते हैं। यानी कि कभी कभी हम कर्ता के लिए बोलते हैं, कभी कभी हम कर्म के आधार पर बोलते हैं, कभी कभी हम ना तो कर्ता के आधार पर बोलते हैं, ना ही कर्म के आधार पर बोलते हैं, हम बोलते हैं किसी भाव के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 भेदों में यहाँ पर बांटा। बहुत ही ज्यादा सरल और साथ ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है आपकी क्लास 9th और आपके क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो कृतवाच्य क्या होते हैं? अब देखिए, बार बार एक ही शब्द मैं कह रही हूं कि जहां पर कर्ता के आधार पर क्रिया लिखी गई हो, यानी कि जहां पर वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा लिखना बहुत ही सरल है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा, और ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है, तथा क्रिया के
लिंग। अब क्योंकि क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है तो क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। तथा क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। और देखिए अब यहाँ आप कह सकते हैं इस प्रकार जिसमें क्रिया द्वारा कही गई बात का सीधा संबंध कर्ता से होता है या क्रिया द्वारा कही गई बात का सीधा असर कर्ता पर होता है। तो हमने कहा कि क्रिया का कर्ता से संबंध होता है, तो यानी कि जिसमें क्रिया द्वारा कही गई बात का सीधा असर जो है कर्ता पर पड़ता है, यानी कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता होता है। जैसे मैंने अब यहाँ पर कहा पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है जो शब्द है आपका, वो कैसा शब्द है, वो आपका सीधे क्या बता रहा है, कर्ता के बारे में बता रहा है, पढ़ता है, ठीक है। पढ़ता है यानी कि ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो यानी कि जो कर्ता होगा वो पुल्लिंग होगा। ये एक वचन शब्द है यानी कि जो कर्ता होगा वो एक वचन होगा, ठीक है। तो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल एक यहां पर दूंगी मैं आपको, एग्जाम्पल दूंगी जैसे सीमा कपड़े सी रही है। सीमा कपड़े सी रही है। एक और एग्जाम्पल, धोबी कपड़े धो रहा है। तो हमने कहा सीमा कपड़े धो रही है, सीमा कपड़े सी रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। तो अब देखिए ये इसका एग्जाम्पल है कृतवाच्य का, यानी कि हमने कहा जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं और उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सीमा कपड़े सी रही है। सीमा जो है वो कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और हमने क्रिया कैसे लिखी है, सबसे पहले आप क्रिया को देखेंगे। आपको वाच्य के लिए सबसे पहले किसको देखना होता है, क्रिया को देखना होता है। तो क्रिया है सी रही है, सी रही है, सी रही है यानी कि सिल रही है। तो सिल रही है, तो रही है शब्द से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है और दूसरा ये आपका एक वचन शब्द है, ठीक है। सी रही है, बिल्कुल उसी के आधार पर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल उसी के जैसा, धोबी कपड़े धो रहा है जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है और साथ ही आपका एक वचन भी है। तो ये आपका एक वचन शब्द भी है और साथ ही ये आपका एक तरह से पुल्लिंग शब्द भी है। तो यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, क्रिया के लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार है, इसीलिए ये आपका कृतवाच्य है। ये क्या है, कृतवाच्य है, ध्यान रखिएगा, ये इसीलिए आपका कृतवाच्य है। कंफ्यूज मत होइएगा, वाक्य और वाच्य में भी डिफरेंस एक तरह से समझिएगा। और देखिए वाच्य जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ें कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में किसकी प्रधानता है।
जो वाक्य बोला जा रहा है वो किसके आधार पर बोला जा रहा है, किसके एक तरह से लिए बोला जा रहा है। तो चलिए ये हमारा कृतवाच्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो क्रिया है उसका सीधा संबंध यहाँ पर कर्ता से है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है कर्मवाच्य। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसमें क्रिया का सीधा संबंध, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर, यानी कि कर्ता से तो होता ही नहीं है, ठीक है, कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। और क्या लिखेंगे, इन वाक्यों में कर्म की जो कर्म है वो कर्ता की स्थिति में होता है। इन वाक्यों में कर्ता किसकी स्थिति में होता है, कर्म की स्थिति में होता है। यानी कि अब यहाँ पर हम कर्म को नहीं पूछते, लेकिन जो इस यहाँ पर हम कर्ता को नहीं पूछते, लेकिन जो कर्म होता है हम उसको कर्ता की स्थिति में मान लेते हैं, ठीक है। तो कर्ता एक तरह से कर्ता के जो कर्म है, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया के एक तरह से लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। परिवर्तित या कर्म के अनुसार लिखे जाते हैं। तो क्रिया के जो भी लिंग वचन पुरुष होंगे वो अब क्या होंगे, कर्म के अनुसार लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, कर्म के अनुसार। अभी तक क्या लिखे जा रहे थे, कर्ता के अनुसार लिखे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता होता है वो जो इन वाक्यों में कर्ता कर्म की स्थिति में होता है, यानी कि जो कर्ता होता है वो कर्म की स्थिति में लिखा जाता है, यानी कि कर्म को ही कर्ता मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी वचन पुरुष होंगे, लिंग होगा, वो कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। तो इसके भी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताए थे पहले भी, और अभी भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर से 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे राघव से भोजन किया जाता है। राघव से भोजन किया जाता है। दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़े। पहला, राघव से भोजन किया जाता है,
दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो राघव से भोजन, हमने कहा कि यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है और इन वाक्यों में कर्ता कर्म की स्थिति में होता है और दूसरा क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार लिखे जाते हैं। ठीक है, तो राघव से भोजन किया जाता है, राघव से भोजन किया जाता है। तो अगर यहाँ पर ये सरल वाक्य होता तो ये होता राघव भोजन करता है। ठीक है, राघव भोजन करता है या राघव भोजन कर रहा है, ये होता सरल वाक्य। लेकिन ये हमने कहा ये है कर्मवाच्य, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है ना कि कर्ता की। कर्म जो है उसी के आधार पर क्रिया जो लिखी जाएगी उसके लिंग वचन पुरुष वहां पर लिखे जाएंगे। तो राघव से भोजन, भोजन क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है और साथ ही एक वचन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रिया लिखी गई है वो लिखी गई है किया जाता है, भोजन किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से अगला वाक्य देखिए, दादी द्वारा। अब देखिए दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो अब यहाँ पर दादी के अलावा हम और कुछ भी लिख दे वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहानी सुनाई जाती है, ये जो शब्द है ये आपका इस कर्ता के आधार पर, इस कर्म के आधार पर यहाँ पर चेंज हो गया है, इस कर्म के आधार पर यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। तो राघव से भोजन किया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्मवाच्य को भी पढ़ लिया। तो दोनों में हमने क्या डिफरेंस देखा, कृतवाच्य और कर्मवाच्य में दोनों में हमने डिफरेंस देखा। कृत यानी कि जहां पर कर्ता प्रधान हो, कर्म यानी कि जहां पर कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, तो ये दो वाच्य हमने पढ़े। नंबर 3 हेडिंग हमने डाला था भाववाच्य, नंबर 3 था भाववाच्य। अब बहुत ही सरल तरीके से इसको समझना है और साथ ही लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर आपको केवल और केवल एक ही लाइन लिखनी है, केवल एक ही पंक्ति लिखनी है कि इसमें क्रिया कर्ता या कर्म के आधार पर ना होकर भाव के आधार पर होती है। यानी कि आप ये लिखेंगे कि क्रिया के जो एक तरह से ना, तो क्योंकि ये तो ना जो भाववाच्य है ना तो ये कर्ता इसमें प्रधान है ना ही इसमें कर्म प्रधान है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल क्या था, वो एग्जाम्पल था कि सीमा से गाया नहीं जाता। एग्जाम्पल क्या था, सीमा से गाया नहीं जाता। तो सीमा से गाया नहीं जाता ये जो है ये आपका भाववाच्य है और भाववाच्य को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। कोशिश कीजिएगा इसकी परिभाषा लिखकर लाने की, यानी कि अब आप बहुत ही आसानी से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं क्योंकि कृतवाच्य भी आपने समझ लिया है और कर्मवाच्य भी आपने समझ लिया है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, कोशिश कीजिएगा भावार्थ लिखने की। बाकी तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करेंगे ही और साथ ही वाच्य परिवर्तन संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।